वेलकम टू गुरुजी स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका नीट 2024 में फिजिक्स का क्वेश्चन आया था, उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम पूरे के पूरे क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर देते हैं। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अधिकांश का हमने देखा है गलत बनाया हुआ है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन द एबव डायग्राम ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड फ्रॉम सोलेनॉइड 1, यानी ए ये जो है, इसको यहां देख लेते हैं। तो एक मैग्नेट जो है, इस मैग्नेट को हम मूव करवा रहे हैं किधर, दो सोलेनॉइड के पास में। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड द सोलेनॉइड 2 रिस्पेक्टिवली, द डायरेक्शन पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या बोल रहा है, मेन बात हम ये बोल रहा है कि ये मैग्नेट को हम दो सोलेनॉइड के बीच से हम पास करवा रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा और इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले देखिएगा एक लॉ आपने पढ़ा होगा, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ क्या बोलता है, अगर आपने देखा होगा लेंज लॉ के बारे में, तो लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ ये बोलता है कि लेंज लॉ का कहने का मतलब सिंपल सा भाषा में अगर बोले लेंज लॉ, तो ये बोलता है कि ना तो तुम्हें हम दूर जाने दूंगी ना तो तुम्हें करीब आने दूंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सोलेनॉइड है तो इसके पास अगर कोई मैग्नेट आ रहा है, तो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अगर ये इसके पास जा रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज करेगी। ठीक है, और अगर मैग्नेट दूर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रही है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को वो जाने नहीं देगी। ठीक है, यानी दूर जा रही है तो उसको जाने नहीं दे रहा, और नजदीक आ रहा है तो उसको आने नहीं दे रहा। यानी आने पर रिपल्सन होगा और दूर जाने पे अट्रैक्शन होगा। बस यही चीज करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, दो सोलेनॉइड है। ठीक है, हमारे पास दो सोलेनॉइड है इस तरीके से, और एक सोलेनॉइड मेरा ये है, बीच में हमारा एक मैग्नेट आ रहा है। ठीक है, मैग्नेट का यहाँ पर पोल्स दे दिया गया है नॉर्थ और साउथ। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये मैग्नेट इधर जा रहा है। अब बताइए ये इसके पास जा रहा है, तो जब इस सोलेनॉइड के पास आ रही है तो क्या आगे बढ़े कि पास आ रही हो तो आने नहीं देंगे, दूर जा रही हो तो जाने नहीं देंगे। तो जब पास आएगा तो आने नहीं देंगे, यानी इसको रिपेल करेगा, यानी इसको ये रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इधर कौन सा पोल बनेगा, तो क्योंकि ये साउथ पोल है तो इधर साउथ बनेगा, साउथ में रिपल्सन होता है, इधर नॉर्थ पोल बनेगा। अच्छा, इधर अब इसमें क्या होगा, लेंज लॉ लगाएंगे तो क्या हो रहा है कि इससे दूर जा रही है तो दूर जाने नहीं देंगे, यानी कि इधर नॉर्थ है तो इधर क्या बनेगा, साउथ, यानी इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, यानी साउथ इधर बनेगा नॉर्थ। ठीक, अब यहां पर देखिएगा, तो इधर बना साउथ पोल इधर बना नॉर्थ पोल, तो इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा कॉइल में, ये देखिए। तो देखिए ये मेरा कॉइल है इस तरीके से। ठीक, इधर है साउथ इधर है नॉर्थ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इधर से निकल रहा होगा इधर से जा रहा होगा, इस तरीके से। अब हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन है इधर, ये वाला, ये हमारा क्या बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये हमारा करंट का डायरेक्शन होता है। तो इसमें बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है इस तरीके से, इधर देखिएगा इस तरीके से करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे की ओर जा रही है इस तरीके से। तो करंट का डायरेक्शन किधर हुआ, ऊपर की तरफ, यानी कि इसमें जो करंट होगा इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आगे बढ़ेगी और ये होते हुए ये नीचे आएगी। यानी कहने का मतलब, इसको यहां से ध्यान से देखिएगा, क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी इस करंट ऊपर से होते हुए जाएगी, यहां से ऊपर से होते हुए ऐसे करते हुए यहां आएगी, यानी कि करंट इस तरीके से ऊपर जाएगी और यहां से नीचे होगी, फिर ऊपर इस तरीके से होते हुए इधर आएगी। यानी कि इसमें बात करें तो यानी डी से होते हुए करंट ऊपर जाएगी और चलते सी की ओर आएगी, यानी डी से सी चलेगी। अब बात कर रहे हैं ए से बी में। अब देखिए यहां पर ए से बी में देख रहे हैं इसमें, अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है इधर जा रही है इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, इधर देखेंगे ध्यान से, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर से इधर से होते हुए आएगा, इधर से होते हुए आएगा। ठीक है, बस ये वाला लगा लीजिएगा, ये वाला जो होता है आपने पढ़ा हुआ है, एक नॉर्थ एक साउथ, तो नॉर्थ साउथ होता है, तो कॉइल का डायरेक्शन क्या होता है, उस डायरेक्शन को लगाएंगे तो क्या होगा, इसका करंट का डायरेक्शन जो होगा यहां से होते हुए इस तरीके से होते हुए इधर आएगी, यानी ए से लेकर बी, और इधर हो गया मेरा सी से लेकर डी, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी टू सी और ए टू बी और डी टू सी। कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, यानी 4th ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे
अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक डायमेंशनल कॉलिजन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का एक मतलब है कि दो बॉडी है, ठीक है, दोनों का मास सेम है। तो मान लीजिए एक बॉडी का मास m है, दूसरा बॉडी भी है जिसका मास m है, ठीक। अब क्या कर रहा है, एक का स्पीड दे दिया है v, देखिए यहाँ पर द बॉडी a मूव्स विद वेलोसिटी v1। तो a बॉडी जो है ये a बॉडी मान लेते हैं, इसको b बॉडी मान लेते हैं। तो इसका स्पीड जो है वो v1 है और इसका स्पीड जो है वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड द बॉडी b इज एट रेस्ट, यानी ये जो है रेस्ट में, तो रेस्ट में तो यानी इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0। अब दोनों बॉडी चले टकरा गया, टकराने का जाने के बाद क्या होगा, तो टकरा जाने के बाद क्या होगा, इधर देखिएगा, टकरा जाने के बाद देखिए क्या मंजर दिख रहा है। टकरा जाने के बाद बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन के बाद क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कि जितना मोमेंटम कॉलिजन से पहले होता है उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद होता है, ठीक है। तो टोटल इसका मोमेंटम अगर निकाले तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m v1 और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा प्लस m into 0 बराबर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम मेरा क्या हो गया, सिस्टम कबाड़ देंगे, सिस्टम नहीं, वो सिस्टम नहीं। जैसे ये दो है तो हमारे पास एक चार्जर है, एक पेन है, दोनों को मिला दिए, ये मेरा एक सिस्टम बन गया। तो सिस्टम का वजन कितना हो गया, तो इसका वजन प्लस इसका वजन, ठीक। तो ये सिस्टम कॉलिजन के बाद हो रहा है सिस्टम का मोमेंटम। तो सिस्टम का मोमेंटम में क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम यानी इसका मास को जोड़ देंगे, यानी m और m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और क्या बोला है कि कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी बोल रहा है v2, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यहां पर देखिए कहीं पर लिखा है द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन इज v2, यानी सिस्टम का वेलोसिटी हो गया मेरा v2, यानी इसका वेलोसिटी v2। कहने वाला क्या हुआ कि कॉलिजन से पहले टकरा रहा था तो उसका टोटल मोमेंटम मेरा हो गया इतना प्लस इसका मोमेंटम। टकराने के बाद कॉलिजन के बाद सिस्टम का हमसे वेलोसिटी पूछा था, सिस्टम में क्या हो गया m और m 2m, ठीक है, और इसका वेलोसिटी हम v2 मान लिया, ठीक। तो इसका इनिशियल मोमेंटम रहा और फाइनल मोमेंटम हो गया। अब देखिएगा ये तो मेरा 0 हो गया, ये हो गया m v1 बराबर 2m v2, ठीक। अब यहां से m कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, v1 बराबर 2v2। पूछा मेरे को क्या है, मेरे को पूछा है v1 बटा v2। तो v1 बटा v2 अगर करेंगे, v2 को नीचे लेके आएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 बटा 1 यानी 2/1। यानी कि अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा 1 हो जाएगा। ये बच्चा सही बनाया था लेकिन ये वाला गलत था ऊपर वाला। चलिए आगे आते हैं, ये बोल रहा है बच्चों गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल यस एक्सटर्नल रीजन का क्वेश्चन है। बोल रहा है द पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंटम इतना इज इतना दिया हुआ है, ठीक है, टेक इतना, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं डायपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है, पोटेंशियल निकालना है मेरे को, ठीक। तो पोटेंशियल बराबर आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर दो चीज दिया है, असर्शन है, एक फॉर्मूला भी दिया, ये गलत है, क्यों, देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, कि इसको हम अगला पेज में देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, या दोनों सही है, ये बोल रहा है। तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि kp by r² होगा, ठीक है। इस केस में जब मतलब अगर एक्सियल पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल, तो वहां पर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा kp by r² हो जाएगा। नहीं 2 नहीं लगाएंगे, kp by r² आएगा, 2 नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत सारे क्या किए थे अपन 2 लगा दिए थे, जिसके कारण उसका आंसर गलत हो गया था। 2 kp by r² मेरे को नहीं लगाना है। अब जब हम kp by r² लगाएंगे तो देखिए इसका आंसर कितना होता है, k का वैल्यू कितना हुआ, तो k का वैल्यू कितना होगा 9 गुना 10 पे पावर 9। आगे तो p, तो p का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है डायपोल मोमेंट का 4 × 10 पे पावर -6। तो यहां पर रखेंगे 4 × 10 पे पावर -6 बटा r। तो r का दूरी मेरे को दे दिया है 2 मीटर, तो यहां पर रखेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि कितना 4 से 4 खत्म हो गया। अब बचा 9 10 पे पावर 9 गुना 10 पे पावर -6, इसको करेंगे तो 9 बेस दोनों सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो 10 पे पावर 9 -6 करेंगे तो 3, यानी मेरे पास आंसर आएगा 9 गुना 10 पे पावर 3। तो देखिएगा इसका पोटेंशियल जो है हमारे पास वो 9 गुना 10 पे पावर 3 आ गया। वही चीज बोल रहा था कि पोटेंशियल जो होना चाहिए 9 गुना 10 पे पावर 3 है, यानी ये आंसर मेरा सही है, ठीक। आगे अब देखिए क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, यानी ये मेरा ऊपर वाला असर्शन जो है मेरा वो सही है। रीजन के बारे में देखिए, तो रीजन में क्या बोल रहा है
कि v बराबर 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है या नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बच्चों, क्या बोल रहा है इधर देखिएगा, 2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा इसको देखिएगा 2, अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है k, तो 2kp और नीचे आ गया r स्क्वायर। तो अभी बोले कि नो 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 इसका फार्मूला क्या होता है kp बाई r स्क्वायर, तो 2kp बाई r स्क्वायर नहीं होता है, यानी मेरा रीजन जो है ये गलत है। तो देखिए assumption is true and reason is false, यानी कौन सा हो जाएगा a is true but r is false, यानी सेकंड ऑप्शन मेरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ये हमसे पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का, कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो देखिएगा हमारे पास ये एक सर्किट दे दिया इस तरीके से, यहाँ पर 4 ओम है, इधर है 4 ओम, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रो ईएमएफ का जो इसका वैल्यू दे दिया बैटरी का वो है 10 वोल्ट, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, ठीक। तो पहले क्या करिए इस सर्किट का करंट निकाल के देखिए, करंट कितना है। तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से। I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन R, तो V अपॉन R कर लेंगे। तो देखिए इसका टोटल रेजिस्टेंस देखिए तो 4, ये सीरीज में है तो 4 कितना हो जाएगा 5, तो अगर इसका देखें तो 10 बटा 5 करेंगे यानी हो जाएगा 2 एम्पीयर, ठीक। अब हमको निकालना है इसका, क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर सब चीज लिखा हुआ है कि द टर्मिनल वेलोसिटी इतना हो जीएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, मेन कनेक्टेड इतना, एज शोन इन द फिगर, ठीक। तो हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि E माइनस आई आर करेंगे। नहीं पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे कि इसके अंदर का वोल्टेज ये जो है ये कितना वोल्टेज खा रहा होगा। तो इसको करंट मिल रहा है 2 एम्पीयर, तो इसका बता यहाँ पर निकाल लीजिए इसका वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस है मेरे पास 1, इसको करंट मिला 2 एम्पीयर, यहाँ पर का वोल्टेज कितना हुआ, तो 2 into 1 करेंगे तो कितना 2 वोल्ट। अब बताइए सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। तो 2 इसने ले लिया तो इसको कितना मिला 8 मिला, यानी कि इसको वोल्टेज कितना मिलेगा 8 वोल्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक। चाहे आप E माइनस आई आर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का वोल्टेज निकालने के लिए। तो E माइनस आई आर करेंगे तभी आंसर आ जाएगा। जब E माइनस आई आर करिएगा तभी आंसर आ जाएगा। E मेरा है 10, I into R, तो 1 गुना कितना है 2 एम्पीयर, 1 गुना 2 वोल्ट, तो मेरे पास आ जाएगा 8 एम्पीयर, ठीक, 8 वोल्ट आ जाएगा। सॉरी आगे द पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ, तो इसका क्या ऑप्शन होगा। तो देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, ठीक। अब बताइए जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो क्या होगा। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है और बोल दिया है कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब सेम गति से चल रही है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन बताइए जब सर्कुलर मोशन कोई करता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज करेगा या नॉट चेंज करेगा, चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, भले ही यह स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए चल रहा है, भले ही 10 मीटर पर सेकंड से सर्कल में चल रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी जो होगा वो चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में जो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसका वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पर वेलोसिटी किधर होगा, ऊपर की ओर इसका डायरेक्शन है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड ऊपर, यानी इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें, इसका वेलोसिटी इधर है तो डायरेक्शन इधर है, स्पीड वाले यहाँ पर 10 है, लेकिन इसका डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, इसका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, हर वक्त चेंज कर रहा है, क्योंकि हर वक्त इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि 10 मीटर ईस्ट और 10 मीटर नॉर्थ दोनों सेम, 10 मीटर नॉर्थ सेम चीज है, नो, क्योंकि इसका भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट चेंज कर रहा है। तो इसके कारण से इसका स्पीड, भले ही स्पीड मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, यानी भले इसका वैल्यू सेम है स्पीड का, लेकिन वेलोसिटी चेंज करेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अब बात ये आती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या नॉन कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा होगा, वो देखिए। अब देखिए तो मेरे को पता चल गया कि एक्सेलरेशन तो इसमें होगा, ये तो होगा, ये तो हमको पता है। अब एक्सेलरेशन वेरी करेगा या नहीं करेगा, ये देखिए।
तो जब कोई चीज घूमता सर्कुलर पाथ में तो इसके अंदर की ओर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स बराबर पड़े होंगे माता जी मास इनटू एक्सीलरेशन। तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लग रही है तो अंदर की ओर एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब बताइए ये ऑब्जेक्ट यहां पर था तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर लग रहा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर लग रहा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर लग रहा होगा, और ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऊपर लग रहा होगा। तो बताइए हर वक्त इसका एक्सीलरेशन का वैल्यू भले ही सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज कर रहा है, यानी इसका एक्सीलरेशन भी चेंज कर रहा है, यानी एक्सीलरेशन वैरी कर रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन में जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑप्शन की बात करें तो वैरिंग वेलोसिटी, यस वेलोसिटी भी वैरी कर रहा है, साथ साथ एक्सीलरेशन भी वैरी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? वैरिंग एक्सीलरेशन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बच्चा ने गलत कर दिया, टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं। आगे ये वाला देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है कि द ग्राफ इज शोज द वेरिएशन ऑफ E बटा लैम्डा स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आपने पढ़ा होगा ब्रोगली ब्रोगली ने एक वेवलेंथ का फार्मूला बताया था। वेवलेंथ यानी लैम्डा बराबर जो होता है वो कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। अगर हम उसने बताया था कि ब्रोगली ने कि अगर हमको किसी का वेवलेंथ निकालना है तो उसको क्या करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट से उसके अगर मोमेंटम से डिवाइड कर देंगे तो वो हमको वेवलेंथ दे देगा। ठीक, अब मेरे को क्या पूछ रहा है? अब मेरे को बोल रहा है कि ग्राफ बताइए किसका एनर्जी और लैम्डा 1 बटा लैम्डा स्क्वायर के बीच में कौन सा ग्राफ सही होगा। आइए इसको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इससे काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे मोमेंटम से। तो पहले क्या करिए, मोमेंटम को इधर फेंक दीजिए तो p इधर हो जाएगा, लैम्डा पीछे कर दीजिए तो हो जाएगा h बटा लैम्डा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा p स्क्वायर बटा h स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर। अब 2m से डिवाइड कर दीजिए दोनों पार्टी, तो क्या होगा, ये p स्क्वायर बाय 2m याद करिए ये क्या है, p स्क्वायर बाय 2m मेरा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये मेरा हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इक्वल टू इसको 1 by 2m को इधर कर दे तो 1 by 2m h स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर। अब देखिएगा ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा कैसा टर्म है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो ke, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर x बराबर होता है k into y, इसी को हम लिखते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ke बराबर है k into the something, इसको हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना, h स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, h स्क्वायर भी मेरा कांस्टेंट क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट भी क्या होता है, मेरा कांस्टेंट ही होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी कांस्टेंट बना देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ke बराबर कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म को भी कांस्टेंट मान सकते हैं। ये पूरा कांस्टेंट है यानी k है तो k बराबर k into 1 बटा लैम्डा स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा लैम्डा स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से क्या बोला है क्वेश्चन की, ke is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, तो आपने ग्राफ पढ़ा होगा कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y का ग्राफ क्या होता था, इधर x है इधर y है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन होता है यानी अगर यहाँ पर x ले लेते हैं इसको y मान लेते हैं तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y का ग्राफ कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। सेम तरीके से एक पट्टी k एक तरफ होगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, तो उसका भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, फटाक से ये आंसर सही हो जाएगा मेरा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपके सामने रखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, इधर देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में बोल रहा था सिंपल सी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। ठीक, अब कुछ दिया नहीं, लाइट कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है, तो हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि एयर से लाइट आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब जबकि ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, ये 90, तो ये भी कितना होना चाहिए 90, तभी जोड़ के 180 आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां पर देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, और जब ये x है तो ये मेरा एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस x होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया बात। अब लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा के कहानी खत्म करते हैं, इसको राम मान सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि
एयर मीडियम से आ रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों? 1 होता है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इधर भी बाहर भी है तो 1, और अंदर ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता नहीं है, तो इसका हम n मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि स्नेल्स लॉ का, कि n into sin थीटा जो होता है वो बराबर हो जाता है दूसरे का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। तो यानी इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से कि n into sin this, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर n, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 into कितना है? 30 डिग्री है, तो यानी लिखेंगे 1 into sin 30 डिग्री बराबर कितना? इसके अंदर का, इसके अंदर कितना है? बराबर इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो यानी n into sin कितना? इसके अंदर का एंगल अगर x मान लिए हैं तो हो जाएगा मेरे पास sin x। ठीक, ये मेरा एक हो गया। दूसरा इक्वेशन इसमें देख लेते हैं। अगर इसमें हमको निकालना है, ठीक है, तो इसके अंदर कैसे करेंगे? तो फिर वही चीज लगा लेंगे, n into sin थीटा बराबर उसका n into sin थीटा। ठीक, तो अगर हम दूसरे का निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि हमने n माना, n into sin थीटा, n into sin थीटा कितना है? थीटा कितना है? 90 minus x, यानी हम लिखेंगे sin 90 minus x, sin 90 minus x बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1, तो 1 into अच्छा 1 into, और इसका एंगल कितना? देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लाइट मुड़ गई है, तो ये एंगल मेरा 90 बन गया, यानी sin 90, यानी कि sin 90 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये sin इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो 1/2 बराबर n into sin x, तो sin x बराबर कितना हो जाएगा? तो n को इधर कर देगा तो 1/2n। ठीक, आगे अगर इसमें बात करें तो n sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो sin का पड़ोसी होता है, हम बताएं, क्योंकि अगर कंप्लीमेंट एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये जान लीजिएगा कि कंप्लीमेंट में जो होता है तो कंप्लीमेंट मतलब उसका सब पड़ोसी, तो sin का पड़ोसी cos, तो sin जब उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, sin का कंप्लीमेंट यानी पड़ोसी, यानी हो जाएगा cos x बराबर sin का वैल्यू 1 होता है, तो cos x बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/n। अब sin x बराबर 1/2n, cos x बराबर 1/n, लेकिन इससे हमको पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। तो sin x cos x का रिलेशन आपने पढ़ा होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो ना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है 1, तो sin स्क्वायर x, तो sin x का वैल्यू है 2n, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा 1/2n का होल स्क्वायर प्लस cos x 1/n है, तो 1/n का होल स्क्वायर बराबर 1। आगे 1/2n का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर बराबर 1। करिएगा इसको सॉल्व, तो 4n स्क्वायर ऊपर 1 प्लस 4 बराबर 1, तो हो जाएगा 5/4n स्क्वायर बराबर 1। ठीक, तो इसको ऊपर करिएगा तो 4n स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको हमको n का वैल्यू निकालना, तो देखिए क्या करेंगे, n स्क्वायर किधर भेजेंगे, तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/4, तो n बराबर हो जाएगा √5/4, यानी कि √5/2, यानी इसका आंसर मेरा कौन सा आ जाएगा? √5/2, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 1 हो जाएगा। बच्चा ने गलत कर दिया था, समझ आ गया? आइए इधर भी क्वेश्चन था, इधर में मैंने नहीं देखा। अच्छा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन में? आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एट एनी स्टेट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय, तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो मान लीजिए x बराबर दिया हुआ है, x मतलब मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया हुआ है 2t - 1, तो x बराबर दिया हुआ है 2t - 1। आगे the value of instantaneous power, हमसे पूछ रहा पावर, तो आपने पढ़ा होगा वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता है बच्चों? पता ही होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, अब अगर हमको पावर निकालना होगा तो पावर हमने पढ़ा हो कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है, यानी वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यानी मेरे को क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा। यानी लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम कर देंगे तो मेरे को पावर मिल जाएगा। ठीक, तो फोर्स को रहने देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम मेरे को मिल जाता है वेलोसिटी। अब सुनिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरे को दे दिया है डिस्प्लेसमेंट, मेरे को दे दिया 2t - 1, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है,
तो मेरे को चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मेरे को दे दिया 2d-1, तो अगर मेरे से पूछेगा कि v इंस्टेंटेनियस कितना होगा, यानी इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d का हो जाएगा 2 1, ये कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट जो एक कल्ले मिल जाता है उसको कूट के एकदम उसको समाप्त कर देते तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो v इंस्टेंटेनियस में आ गया 2, बस पुट कर देंगे। फोर्स मेरे को 5 न्यूटन दे दिया है, इसलिए 2 हो गया, इसको करेंगे तो 10, ठीक है 10, और मेरे को पावर बोल रहा था ये जूल में आ जाएगा सर, वाट में आ जाएगा सर, ठीक है, तो मेरा 10 वाट आ जाएगा, ठीक। अगला दूसरा चिंदी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ज्यादा आधा घंटा 45 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। आगे इसके बाद बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पड़ जाएगा, क्या बोल रहा है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय व्हाइट लाइट देन। तो देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए डबल स्लिट यानी दो अगर होल है, तो अगर दोनों स्लिट मतलब होल होता है, तो जब इससे लाइट आती है तो क्या किया गया, मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल वेव लेंथ वाले लाइट को हम हटा के रिप्लेस करके क्या किए हैं, इसमें हम यहाँ पर व्हाइट लाइट को रखते हैं। तो देखिएगा व्हाइट लाइट क्या था प्रॉपर्टी अपने पढ़ा हुआ, व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ होता है। तो अगर यहाँ पर हम फ्रिंजेस की बात करके यहाँ पर फ्रिंजेस कैसा बनेगा, तो वो देखिएगा कि जब व्हाइट लाइट पड़ता है तो ये 7 कलर में बढ़ जाता है, लेकिन जो इसका मिड पॉइंट जो मिड फ्रिंजेस होता है वो व्हाइट लाइट के कारण से तो व्हाइट ही रह जाता है, लेकिन जो साइड वाला जो लाइट होता है वो 7 कलर में बढ़ जाता है, यानी कलर्ड, यानी ये दोनों पार्ट हमारा, ये दोनों फ्रिंजेस हमारा क्या होगा, कलर्ड, अब बीच में सेंट्रल पार्ट हमारा कैसा होगा, व्हाइट। तो देखिए देयर विल बी सेंट्रल लाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंज, ये सही है। अच्छा तीसरा होगा ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल नहीं, पहली बात ऑल इक्वल मतलब ऑल पूरा का पूरा थोड़ी ना व्हाइट होगा, नहीं थोड़ी होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी डिसअपीयर, ये भी नहीं होगा। देयर विल बी सेंट्रल डार्क फ्रिंजेस सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड, अब ये बोला डार्क फ्रिंज ये व्हाइट है, डार्क थोड़ी ना है, ये भी नहीं होगा। आगे दूसरा तो मान ही दिया मैंने, ये वाला क्वेश्चन है न्यूक्लियर वाला, ये भी कर लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसको यहीं पर हम नहीं, इसको उधर कर देते हैं। तो क्या हमारे पास है एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दे दिया है, ठीक है, एक्स है, इसका 82 290, ठीक दे दिया है। इसमें अल्फा डिके करवाना है, इसको अल्फा डिके करवाने के बाद एक पार्टिकल मेरे को बना है, एक एलिमेंट मेरे को बना है जो कि है बाई। फिर उसके बाद फिर इस पे प्रोसेस दोहराना है, अभी क्या किए हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन कराना है यानी E+ किए हैं। इसके बाद क्या हो गया, जेड एलिमेंट बना है मेरे पास। फिर उसके बाद बीटा माइनस किए हैं, बीटा माइनस। फिर उसके बाद P बना है, P प्रोटॉन ही है, P एलिमेंट बना है, ठीक। आगे E-, P नाम का कोई एलिमेंट बना, मान लिया गया है, P एलिमेंट नहीं मतलब P नाम का कोई एलिमेंट एज्यूम किया गया कि कोई एलिमेंट बना है जिसको P माना है, ठीक। लास्ट में Q बना है। चलिए तो बोल रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, आइए इसको सिंपल भाषा में देखते हैं। अल्फा डिके करवा रहे हैं यानी हीलियम यानी हीलियम पार्टिकल को निकलवा रहे हैं, तो बताइए हीलियम एटम जब निकलेगा तो क्या होगा, हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है, तो जब इससे 2 निकाल देंगे 82 से, 82 में 2 घट जाएगा एटॉमिक नंबर में, तो ये मेरा एटॉमिक नंबर हो जाएगा 80, और जब एटॉमिक मास में 4 घटा देंगे तो 290 में से जब 4 घटा देंगे तो मेरे को बचेगा 286। ओके आगे ये पॉजिट्रॉन एमिशन मतलब ये होता है कि इसमें जब क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में चेंज होता है, क्या हो जाता है चेंज, 1 प्रोटॉन चेंज हो जाता है 1 न्यूट्रॉन में। बताइए जो 80 जो एटॉमिक नंबर निर्धारित होता है वो क्या किस पे निर्धारित होता है, जो 80 एटॉमिक नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन पे निर्धारित होता है। अब बताइए 80 प्रोटॉन था तो 80 एटॉमिक नंबर था, लेकिन 80 में से क्या हुआ, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, तो बचा कितना है, प्रोटॉन, तो 79 बचा, तो 79 प्रोटॉन बचने के कारण से इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 79। और लेकिन एटॉमिक मास तो वही रहा ना, एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम तो वही रहेगा, यानी कि 286 का 286 रहेगा, ठीक। आगे इसके बाद अब बीटा निगेटिव है तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। तो मेरे पास कितना एटॉमिक नंबर है 79, ठीक है।
यानी 79 प्रोटॉन। और एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज हुआ तो 79 प्रोटॉन प्लस एक करेंगे तो 80 प्रोटॉन हो जाएगा, यानी यहाँ पर 80 हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो सेम ही है ना दोनों का सम, यानी कि मेरे को 286 हो गया। ठीक, आगे अब E माइनस में ये होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो यानी एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो मेरे पास हो जाएगा 81। लेकिन घर के अंदर ही ना वो हो गया, चाचा मामा बन गया, मामा चाचा बन गया, लेकिन टोटल नंबर तो वही रहा, यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिली तो वही रहा 286, यानी इसका आंसर मेरा यहाँ आ जाएगा 286 और 81। हाँ एकदम सही है बच्चों। आगे क्या बोल रहा है कि डायमैग्नेटिक क्या होता है, तो देखिएगा डायमैग्नेटिक मतलब ये होता है, इसको आगे देख लेते हैं। डायमैग्नेटिक ये होता है कि जब डायमैग्नेटिक के सामने जब किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के सामने डायमैग्नेटिक को लाते हैं तो वो उसके फोर्स को अपोज करेगा। क्या करता है? अपोज करता है, यानी उल्टा समझिए, कहानी खत्म, उल्टा। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई मैग्नेट है उसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा? निगेटिव। बस इतना, कहानी खत्म। अब देखिए इसका आंसर देख लेंगे। दूसरा चीज, फेरोमैग्नेट जो होता है, एक होता है फेरोमैग्नेट, एक होता है पारामैग्नेट। ठीक है, फेरोमैग्नेट और पारामैग्नेट जो होता है वो ऐसा मटेरियल होता है, वो ज्यादा मतलब वो क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फेरोमैग्नेट का ताकत जो होता है पारामैग्नेट से ज्यादा, ये जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है फेरोमैग्नेट, यानी ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बस कहानी खत्म। तो डायमैग्नेट अभी बोले उल्टा बिहेव करेगा, कहने का मतलब क्या हो गया, डायमैग्नेट जो होता है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उल्टा काम करना स्टार्ट करता है, उल्टा मतलब निगेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 से 0 के बीच में। ओके, आगे फेरोमैग्नेट। तो अभी मैंने क्या बताया कि फेरोमैग्नेट का मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी होता है सबसे ज्यादा। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 0 नहीं, ये तो नहीं होगा, 1 से ज्यादा। आइए थोड़ा सा छोटा, तो 1 से ज्यादा होगा, यानी मैक्सिमम, यानी 1 से ज्यादा, ये वाला। ठीक, आगे पारामैग्नेटिक तो छोटा हल्का फुल्का होता है, हल्का फुल्का मैग्नेटाइजेशन होता है, यानी पारामैग्नेट का हमारा हो जाएगा चौथा नंबर। और नॉन मैग्नेटिक मोड, नॉन मैग्नेटिक तो इसका पूछ ही नहीं है बेचारा, नॉन मैग्नेटिक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ठीक है, ट्रेन जैसा, यानी कि इसका वैल्यू 0, यानी बीच में रहेगा बेचारा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? 2 3 4 1, 2 3 4 1, 4 नंबर। आगे ये वाला जल्दी क्वेश्चन है, आगे इसको हम कर ही लेते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में बोला है कि 4 कैपेसिटर है, 5 कैपेसिटर है, तो उसको हम अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। आइए इसको हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बना देते हैं। तो देखिएगा, इसको हम अरेंज करते हैं फिर से। तो इधर 2 है कैपेसिटर, तो हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते थे। एक कैपेसिटर इधर है, एक कैपेसिटर मेरा इधर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे बीच में भी एक कैपेसिटर था। ओके, तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, कोई बात नहीं। ठीक है, समझिए। ठीक है, समझ गया। आगे अब यहाँ पर 2 कैपेसिटर यहाँ था, इसको कनेक्ट कर दिए इस तरीके से। यहाँ पर A और यहाँ पर 2 पोटेंशियल है, A और एक पोटेंशियल मेरा B है। अब मेरे से पूछा है कि टोटल कैपेसिटेंस मेरा कितना होगा। आइए तो देखिएगा, 2 माइक्रोफैराड का सब है, 2 माइक्रोफैराड का आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा, तो आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लेकिन पैरेलल में होता है तो उसको उलट के पहले सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में उसको पलट देते हैं बस। लेकिन इसमें उसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कर देंगे। तो जब सीरीज में होगा तो पैरेलल वाला काम करेंगे, और जब पैरेलल में होगा तो सीरीज वाला काम करेंगे। ठीक, दूसरा चीज इसमें देखिए कि ये बताइए कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर बैलेंस करेगा तो बीच वाला में करंट नहीं पास करता। तो देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर लीजिए। तो 2/2 और 2/2 कट के 1 आ गया, यानी दोनों बराबर है। इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाता है, यानी हम कहेंगे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब बैलेंस हो जाता है तो इसके अंदर करंट पास नहीं करता है। यानी कहने का मतलब मेरे को 4 ही कैपेसिटर बचा, एक इधर और एक इधर। अब देखिए सीरीज है तो सीरीज में डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, उल्टा कर देते हैं। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में काम कांड करते थे वो इसमें करते थे। तो पैरेलल में क्या करते हैं, तो ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे 2 जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया? 4/4 यानी 1 माइक्रोफैराड।
ठीक, यानी ये दोनों का मान जोड़ के कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। सेम तरीके से इसको करेंगे 2 गुना 2 प्लस बटा 2 प्लस 2 यानी 4 बटा 4 यानी 1। अब देखिए ये और ये पैरेलल में, तो पैरेलल वाला ना लगाएंगे, उसमें लगाएंगे सीरीज वाला फार्मूला जो रेजिस्टेंस लगाता है, यानी जाओ जोड़ देंगे डायरेक्ट, एक ऊपर एक नीचे, टोटल कितना 2, आंसर मेरा 2, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 4। आइए आगे चलिए चलिए चलते चलें क्या बोल रहा था, एथेनस स्फेरिकल सेल इज चार्ट बाय सम सॉल्व, ये सब कौन क्वेश्चन है। देखिए जब कोई सेल होता है जो खोखला सेल होता है, अगर इस पे मान लीजिए चार्ज है रखा हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा जितना चार्ज इसके स्फीयर पर होता है उतना ही चार्ज उसके सेंटर पे होता है, यानी इसके स्फीयर पर जितना चार्ज होगा यानी जितना इसका पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल सॉरी गलती बोल गए, इसके स्फीयर इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना पोटेंशियल इसके सेंटर पे होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास 100 रुपया, मेरे दोस्त के पास भी 100 रुपया था, 100 रुपया तो पैसा का डिफरेंस कितना 0 रुपया। सेम तरीके से यहाँ पर का पोटेंशियल और यहाँ पर का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना कितना 0, तो यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को आ जाएगा 0, यानी आंसर मेरा 3। An unpolarized light beam strikes a glass surface on brevister's angle। तो देखिए कोई ग्लास सरफेस है, तो जब किसी ग्लास सरफेस पे हम लाइट को ठोकते हैं, कौन सा लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, एट ब्रेविस्टर्स एंगल, ठीक है, तो क्या होता है, तो देखिएगा जब लाइट को किसी ग्लास पे फेंकते हैं तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक, और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट कर जाता है, ठीक, लेकिन जब अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम मारते हैं, ठीक है, अच्छा अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है। पोलराइज्ड लाइट ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई बल्ब है तो उससे लाइट आ रहा है तो ऑल डायरेक्शन, अगर ऑल डायरेक्शन में लाइट जा रहा है तो उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड। और अगर पोलराइज्ड लाइट की बात करें तो वो क्या होता है, एक प्लेन ऑफ डायरेक्शन में जाता है, यानी प्लेन में होना चाहिए, ठीक। तो जैसे ये अगर घर का बल्ब करे तो कैसा है, अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है, तो अनपोलराइज्ड है, ठीक। अब अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पे डालते हैं किसी ग्लास सरफेस पे, ब्रेविस्टर्स एंगल, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो जब किसी एंगल ऑफ पोलराइजेशन यानी ब्रेविस्टर्स एंगल से जब आप इसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करवाते हैं, तो पहला चीज ये देखिएगा जो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करता है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, पहला कंडीशन, ठीक। दूसरा कंडीशन ये कि जब जो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है वो टोटली पोलराइज्ड हो जाता है, टोटली पोलराइज्ड, ठीक, टोटली पोलराइज हो जाएगा। जो रिफ्रैक्ट कर जाएगा मेरा वो पार्शियली हो जाएगा, तो इसका कुछ पार्ट इसमें यानी इसका पार्शियली पोलराइज्ड यानी कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देख लीजिए एक बार, द रिफ्रैक्टेड लाइट विल कंप्लीटली पोलराइज्ड। नो रिफ्रैक्टेड कंप्लीटली थोड़ी है, पार्शियली है ना, हल्का फुल्का है, कहां से होगा, बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। नो, ये तो पोलराइज्ड है लेकिन ये कहां है टोटली, नो ये भी नहीं होगा। तीसरा हो जाएगा द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। ये बोल रहा है कि आसान सा क्वेश्चन है कि वायर है, 100 टन का वायर है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉइल है 100 टन का, तो मान लीजिए कॉइल, ठीक, कोई क्या है कॉइल, मान लीजिए कॉइल है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है मेरे पास 100 कितना सेंटीमीटर, इसका रेडियस है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक। नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो वो मेरे पास है 100 टर्न, ठीक। इस वायर में करंट जो मूव कर रहा है वो 7 एम्पीयर का मूव कर रहा है, यानी I बराबर 7 एम्पीयर, ठीक। इसके बाद बोल रहा है इतना 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 द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और दे दिया कांस्टेंट का वैल्यू जो कि सबको पता होता है कि कितना होता है 4 × 10⁻⁻⁷ जो कि दिया हुआ है। तो मेरे से क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होता है, म्यू नॉट I/2r इनटू नंबर ऑफ टर्न जितना रहेगा, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इनटू 10⁻⁻⁷ इनटू I, तो करंट का वैल्यू मेरे पास कितना है 7, n द नंबर ऑफ टर्न कितना है 100, 2 r, तो रेडियस कितना है, दूरी कितना है 10, ठीक। अब सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में करने कितना गुना करेंगे 10⁻⁻⁻⁴। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आइए तो 4, ठीक,
पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, देखिए जल्दी से बताइए पाई का वैल्यू कितना होता है। पाई का वैल्यू होता है मेरे पास 22/7, तो 4 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 2 बटा 2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2। देखिए ये 10 से एक 10 तो मर जाएगा, यानी नीचे 10 बचेगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 7 से 7 खत्म, 2 से 2 बार में खत्म, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक, आगे 22 दूना मेरा 44 हो गया। ठीक है, फिर ये ऊपर -7 है, नीचे -2 है, तो हो जाएगा 10 पे पावर मेरा -5। ठीक, आइए अब क्योंकि ये आ जाएगा टेस्ला, ठीक, कितना टेस्ला आ जाएगा 44 गुना -5। लेकिन अगर हम इसको मिली टेस्ला में चेंज करेंगे तो कितना गुना कर देंगे, 1000 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। इसको पहले एक बार देख लीजिए कहीं पर गड़बड़ तो नहीं है। तो 22 गुना हो जाएगा मेरे पास 44, और यहाँ पर एक 10 था, तो 10 से एक गुना भी तो है, तो 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर -5। इसको देखिए ये दोनों का हो गया 10 की पावर -5 गुणे 10 की पावर 1 करेंगे तो -5 प्लस 1 करेंगे तो मेरा माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इसको जब हम मिली टेस्ला में करेंगे तो 1000 से हम इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 44 गुना 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 3, तो जाएगा 44 इंटू बेस सेम तो पावर हो जाएगा -1 10 की पावर -1, यानी लिख सकते हैं 44/10 यानी कि 4.4 मेगा मिली टेस्ला, यानी कि 4.4 मिली टेस्ला। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक सेकंड, आगे ये सब तो हो गया, इसके बाद देख लेते हैं ये भी हमने कर ही दिया। आइए इधर से हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा जल्दी 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 जल्दी, ये क्वेश्चन है हमारा, ये व्हील ऑफ ए बुलॉक इज रोलिंग, मतलब इस तरीके से घूम रहा। तो देखिएगा जब चक्का चल रही है, तो जब गाड़ी चल रही है आगे, तो इसका फ्रंट वेलोसिटी कितना है v। तो देखिएगा इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे हमको वेलोसिटी चाहिए, Q पॉइंट पे क्या चाहिए, Q पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी चाहिए। तो देखिएगा Q पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, Q पॉइंट पे एक तो वेलोसिटी आगे की तरफ होगा क्योंकि गाड़ी आगे चल रही है, इसका एक वेलोसिटी इधर रहा होगा, और दूसरा वेलोसिटी क्योंकि चक्का चल रही है तो यहाँ पर का जो वेलोसिटी होगा ये आगे की तरफ होगा। जैसे ये चक्का है, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, इसका टेंजेंशियल आगे होगा, और एक इसका वेलोसिटी आगे होगा क्योंकि चक्का आगे चल रही है। तो ये इसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ऊपर P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर एक तो वेलोसिटी चक्का आगे चल रही है तो उसका वेलोसिटी भी, और ऊपर यहाँ पर का टेंजेंशियल वेलोसिटी आगे, तो 2 डबल हो जाता है, यानी यहाँ पर 2 भी हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 0 यहाँ पर 2 यानी इसका डबल हो जाता है, यानी कहने का डबल तो नहीं होता, कहने यहाँ पर वेलोसिटी डबल हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब P का वेलोसिटी ज्यादा और Q का वेलोसिटी कम, तो कौन सा ऑप्शन होगा, P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। हाँ, ये बात मेरा सही है। बोथ द पॉइंट P एंड Q विद इक्वल स्पीड, नो, गलत। पॉइंट P है 0 स्पीड, नो, डबल हो गया ना, P स्लोअर, P स्लोअर थोड़ी ना चलेगा। ये भी हिंदी सा क्वेश्चन था। देखिए इसमें वॉल्यूम है, हमको बोलना वर्क डन, तो वर्क डन बराबर होता है P इंटू डेल्टा V। ठीक है, P इंटू डेल्टा V होता है। अब P इंटू होता है बच्चों डेल्टा V। अब देखिएगा डेल्टा V, देखिए कहां से कहां तक हो रहा है, B से लेकर C में, तो B से C के बीच में देखिए वॉल्यूम में चेंज कितना होगा। देखिए B पर का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 400 सेंटीमीटर, तो B पर का वॉल्यूम, अगर हम बात करें B पर का, तो B पर का वॉल्यूम मेरे पास कितना है, यहां पर देखिए 400 है, और C पर भी वॉल्यूम कितना है 400,
तो बी से सी के बीच में वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, तो वॉल्यूम में जब चेंज नहीं होगा तो डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो जब डेल्टा भी हो जाएगा जीरो तो वर्ग भी मेरा कितना हो जाएगा, जीरो। आइडियल, ये भी आसान है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला पढ़े हुए कि एनपी बटा एनएस जो होता है, एनपी बटा एनएस बराबर होता है वीपी बटा वीएस। ठीक, तो एनपी बटा एनएस क्योंकि 1/2 दिया हुआ है तो Vp बाई Vs भी कितना होना चाहिए, 1/2। अब देखिए Vp बाई Vs 1/2 तो Vs बाई Vp कितना, तब पलट दीजिए 2/1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, एक 3 फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इतना, ठीक है, इस प्लेस जेंटली ओवर ए सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी, यानी कहने वाले ये है, जैसे देखिए एक फट्टा लीजिए, एक फट्टा को आप जमीन पर रख दीजिए और वहीं दूसरी तरफ उसी फट्टे को आप पानी पर रख दीजिए, किसको खींचना आसान होगा। देखिए जब किसी चीज को आप ऐसी किसी चीज पर रख देते हैं तो उसको उठाना आसान होता है, लेकिन जब पानी पे रखते हैं तो उसको उठाना हार्ड हो जाता है, क्योंकि इस पे पानी एक फोर्स लगा रही होती है, उसको बोलते हैं एडेसिव फोर्स। बस वही फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, अब देखिएगा द 3 फ्लैट सर्कुलर डिस्क, तो सर्कुलर डिस्क जो है हमारे पास, ये जो सर्कुलर डिस्क है, ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका बारे में दे दिया है, इसका क्या दे दिया है बच्चों, इसका डिस्क का रेडियस दे दिया 4.5, यानी इसका रेडियस जो है, ये सर्कुलर डिस्क दिख नहीं रहा है, आलू दिख रहा है, यानी इस तरीके से सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस जो है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। आगे इस प्लेस ओवर सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन कहाँ लगता है, सरफेस टेंशन किनारे में लगता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्लेस इतना सरफेस टेंशन इस 0.07 नैनो 0.07 सरफेस टेंशन मेरे को दे दिया है, ठीक। तो हमसे फोर्स पूछ रहा है, एक्सप्रेस फोर्स टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी हमसे फोर्स पूछ रहा है, यानी एडेसिव फोर्स पूछ रहा है, यानी कि जब हम उसको उठाएंगे तो जो नीचे उसको खींचेगा वो एडेसिव फोर्स मेरा कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है कि जैसे सरफेस टेंशन इसके किनारे में लग रहा होता है, तो हर पॉइंट का सरफेस टेंशन को जोड़ देंगे, यानी 2πr से गुना कर देंगे। इसका पहले निकाल लीजिए, सरकमफ्रेंस, सर्कल के सरकमफ्रेंस को और सरफेस टेंशन से गुना कर देते हैं तो मेरे को क्या मिल जाता है, एडेसिव फोर्स निकल जाता है, ठीक। तो निकालिए, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा मेरे पास 2πr, 2 × 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास कितना है 4.5, ठीक। अच्छा, और मेरे को क्या निकालना है, एडेसिव फोर्स। तो फोर्स, एडेसिव फोर्स निकालना है, एडेसिव फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, H × R कर देंगे, ठीक है, यानी सरफेस टेंशन गुना सरफेस टेंशन इंटू 2πr। तो सरफेस टेंशन मेरे पास कितना है 0.07 इंटू 2, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू मेरे को रेडियस कितना दिया हुआ है 4.5 दिया हुआ, बस सॉल्व कर देना है। अच्छा, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पॉइंट हटा, नीचे 100 आ गया, 7 से 7 कट गया, ठीक। इसका आंसर किस तरीके से दिया है, पहले निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा मेरे को, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 × 90, ये कट गया मेरा 50 बार में, ठीक, और फिर ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। तो मेरे को आ जाएगा 22 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 × 9 करेंगे तो 2 × 2 = 18, 2 × 18 198 बटा 1 2 3 4 0, ठीक। अब इसको हम ये इतना न्यूटन आ गया, इसको हम क्या करते हैं, मिली न्यूटन में कर देते हैं, मिली न्यूटन में करेंगे, मिली न्यूटन में आंसर दिया तो मिली में यानी 1000 से गुना कर देते हैं, तो 3 0 कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 19.8, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील इज इतना, यंग मॉडुलस इज इतना, ठीक है। इसका डायरेक्ट इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको हम बता देते हैं क्या होता है। देखिए मैक्सिमम इलोंगेशन, कितना इलोंगेट करेगा, क्या किसके बारे में हो रहा है, स्टील वायर है, इसको कितना इलोंगेट करेगा, कितना इलोंगेट खिंचाएगा, कब
ऑफ 1 मीटर लेंथ, यानी 1 मीटर उसका लेंथ था, यानी L बराबर 1 मीटर। इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस, देखिए क्या क्या लिखा है, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। तो यंग मॉडुलस मेरे पास दिया हुआ है, तो y बराबर दिया हुआ है मेरे पास कितना 8 गुना 10 पे पावर 8, यानी y बराबर दिया हुआ है 8 into 10 पे पावर 8, ठीक। आगे एंड अच्छा ये क्या है, ये पता है ये क्या होता है, ये तो इलास्टिक लिमिट है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस, बोलते हैं स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। इलास्टिक लिमिट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो देखिए इलास्टिक लिमिट और ये भी बोल लेते हैं, इलास्टिक लिमिट कितना है, स्ट्रेस कितना है 8 into 10 पे पावर 8, यानी ये मेरे को क्या दे दिया, स्ट्रेस दे दिया। y बराबर कितना है, अब यंग मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है 2 into 10 पे पावर 11। आगे ठीक, तो मेरे को पूछा मैक्सिमम एलोंगेशन, तो आपने पढ़ा होगा कि यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। ये कितना दिया हुआ है 2 into 10 की पावर 11, स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 8 into 10 पे पावर 8, तो मेरे को यहाँ से स्ट्रेन निकल जाएगा। तो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो स्ट्रेन को इधर फेंक देते हैं, तो ये खोपचे में नीचे आ जाएगा 8 into 10 पे पावर 8 into 2 into 10 पे पावर 11, तो उसे 8 कटेगा 4 बार में, तो 4 into 10 to the power -3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो स्ट्रेन हमसे पूछा लेंथ में कितना का चेंज इलोंगेशन होगा, तो स्ट्रेन बराबर आपने पढ़ा होगा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ बटा एल, चेंज इन लेंथ बटा एल, ठीक है। तो स्ट्रेन का वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10 पे पावर -3, तो डेल्टा एल, और एल बोला है, लेंथ बोला है कितना है, लेंथ इसका बोला है 1 है, ठीक। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 से गुणा करें वही आएगा 4 into 10 to the power -3। अच्छा, नहीं दिया तो क्या कर देंगे इसको, ये मीटर है, इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, यानी 10 की पावर 3 से ये कट जाएगा, यानी 4 मिलीमीटर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4 मिलीमीटर। बच्चा ने सही किया है। आगे 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्या बोला, द मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ एंड डिवाइड 2 ऑफ द इतना, जल्दी देख लेते हैं। तो देखिए, तो हमसे पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, g बराबर होता है गुड मॉर्निंग अपॉन r स्क्वायर, ठीक। तो हमने धरती का पढ़ा हुआ है कि धरती का अगर हम बात करें तो धरती का होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो अगर हम न्यू प्लेनेट का अगर हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुड मॉर्निंग अपॉन r स्क्वायर, ठीक, गुड मॉर्निंग अपॉन r स्क्वायर, तो क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ द प्लैनेट्स इज 1/10 ऑफ द अर्थ, यानी मास अगर हम अर्थ का मान रहे हैं m, जिसका प्लेनेट का हो जाएगा कितना m/10 into r स्क्वायर। अच्छा, क्या बोल रहा है कि डायमीटर आधा है, क्या बोल रहा है, मास इतना एंड डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का अगर डायमीटर d है, अगर अर्थ का डायमीटर d है तो इसका रेडियस कितना होगा, अगर इसका डायमीटर d है तो प्लेनेट का हो जाएगा डायमीटर मेरा कितना d/2। अगर ये प्लेनेट है तो धरती का जो रेडियस है, अगर ये डायमीटर d है तो जो अर्थ होगा तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा दूसरे प्लेनेट का d/2। तो अगर हम इसका रेडियस बोलते तो रेडियस बराबर क्या हो जाता है, तो रेडियस अगर निकालते तो फिर 2 से डिवाइड कर देते, यानी कहने का मतलब मेरे पास हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा gm10, ये हो जाएगा मेरे पास r²/4। तो यहाँ से क्या होगा, 4 कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, 4 इधर आएगा तो 4/10 gm/r² हो जाएगा, ठीक। अब 4/10 into gm/r², gm/r² का वैल्यू है 9.8, तो रख दीजिए 4 into 10 into 9.8, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0.4 गुना 9.8 कर दीजिएगा, 0.4 गुना 9.8, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए, तो 8 से 32 936 3.9 आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी मेरा आंसर तीसरा हो जाएगा। ये वर्नियर कैलिपर का इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, पहले आपने ये पढ़ा होगा कि MSD माइनस VSD कितना होता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, लिस्ट काउंट। तो अगर हम बात करें लिस्ट काउंट की, तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है LC। लिस्ट काउंट का फार्मूला देखिएगा, लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, तभी हम बताए थे कि लिस्ट काउंट का अगर हमको फार्मूला निकालना है तो MSD माइनस क्या करेंगे
VSD कर देंगे, MSD इसको याद रखेगा, MSD माइनस VSD, ठीक। आगे तो क्वेश्चन में ये बोला है कि इफ 1 MSD इतना दिस दैट इज दैट बोल रहा है। अच्छा हम इसको देखते हैं। तो देखिए n+1 डिवीजन किसका है, किसका देखिए ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, यानी VSD का, यानी n+1 इनटू VSD बराबर n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल यानी कि MSD, यानी n इनटू MSD, ठीक। अब देखिए यहां पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि n डिवीजन ऑफ इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, तो MSD का वैल्यू दे दिया है 0.1 mm, ठीक। तो VSD कितना आ जाएगा, तो देखा n इंटू 0.1 बटा n+1 हो गया। अब मेरे को क्या पूछ रहा है, अब मेरे को पूछ रहा है कि द वर्नियर कांस्टेंट, तो वर्नियर कांस्टेंट यानी लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना होगा, LC बराबर क्या हो जाएगा, MSD माइनस VSD। तो MSD है मेरा 0.1 माइनस, ठीक है, और VSD हमने निकाल दिया, VSD का वैल्यू कितना हो गया, n इनटू 0.1 बटा n+1, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, n+1 एलसीएम बनेगा तो 0.1 इनटू n प्लस 0.1 इनटू 1 करेंगे तो 0.1 माइनस n इनटू 0.1 बटा n+1, ये तो कट जाएगा, तो देगा 0.1 बटा n+1, ठीक। अब यूनिट में देख लीजिएगा, सेंटीमीटर में मेरे को लाना है, ठीक। तो सेंटीमीटर में लाना है तो क्या करेंगे, ये था मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कितना से करेंगे, तो 10 पे पावर -2 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, मिलीमीटर को हमको करना है सेंटीमीटर में, यानी 10 पे 10 और रहना चाहिए, यानी 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये पॉइंट से नीचे, यानी हो गया 1/100 इनटू n+1, ठीक। यानी ये ऑप्शन मेरा सही है। ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है कि एटम आर इलेक्ट्रिकल, ये तो पता ही होगा कि एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों होता है न्यूट्रल, क्योंकि एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड नहीं, एटम ऑल एटम स्टेबल नहीं होता, जितना भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है वो स्टेबल नहीं होता, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल एलिमेंट स्टेबल होता है, यहीं से ये गलत हो गया। द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हाँ ये तो मेरा हो गया 24 क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन ऑफ हो गया। ठीक तो है। ये सही है। तो ये हॉरिजॉन्टल इतना, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी जल्दी क्या बोल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल 10 न्यूटन इतना, ये ब्लॉक है, इधर देखिए ध्यान से, तो देखिए ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो ये सिस्टम में कितना वजन है, तो 3 और 2, तो टोटल वजन कितना, तो मास हो गया मेरा सिस्टम का कितना 5 किलो, m बराबर हो गया मेरे को, m बराबर हो गया सिस्टम का 5 किलो, ठीक। फोर्स लग रहा है 10, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स इनटू बटा मास, फोर्स बराबर होता है मात्रा जी याद रखें, तो फोर्स यानी 10/5 यानी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन मेरा आ गया 2। अब देखिए 3 किलो वाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है और इसका वजन है मेरा 3, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो कोई चीज 3 किलो का है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है, इसका मतलब यानी इस पे फोर्स जो लग रहा होगा यानी 3 गुना 2 यानी 6 लग रहा होगा, यानी कि 2 किलो वाला इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, 6 न्यूटन लगा रहा है। ये पूछ रहा है कि द ब्लॉक साइड ओवर ए फ्रिक्शन इतना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक है, तो कितना 6 न्यूटन। क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल जो होता है, मान लीजिए एंगल ही है सॉलिड एंगल, जो कर्व जो हमारा 3 डायमेंशन जो होता है, जो जैसे कि ये
जैसे ये बोतल है, इसके कारण से जो एंगल बनाएगा यहाँ पर, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो होता है हमारा, इसका कोई एंगल का कोई भी यूनिट लेस होता है, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये तो होगा ही नहीं, पहला तो गलत हो गया। तीसरा देखिए एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होता है 1 बटा टाइम, यानी उसका t-1 होता है, तो एंगुलर स्पीड भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास भी डायमेंशन होता है। स्ट्रेन एंड एंगल, अभी हम पढ़ रहे थे स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है डेल्टा L बटा L, तो डेल्टा L बटा L है, तो यानी स्ट्रेन तो होगा, क्या एंगल होगा, हाँ एंगल भी होगा, ये होगा ये स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन के पास स्ट्रेन डेल्टा एल वाई है तो उसका यूनिट नहीं होता, लेकिन आर को जो है, तो आर क्या है, आर के क्या है, लेंथ तो ही तो है, जैसे सर्कल का, जैसे सर्कल है तो सर्कल में जो ये आर्क होता है, ये आर्क छोटा सा पार्ट, ये लेंथ ही तो बताता है, तो आर की जाए नथिंग बट ए लेंथ, ठीक है। तो आर मेरा क्या है, लेंथ है, और जब लेंथ होगा यानी कि ये वाला भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा, ठीक, क्योंकि स्ट्रेन का भी कोई एंगल नहीं होता, कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ना एंगल का कोई डायमेंशन होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कुछ नहीं करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर यहीं पर देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होता है, ml स्क्वायर बटा 12। मास जो है मेरा वो ग्रामी में देख रहे हैं, तो ग्रामी में रख लेते हैं 2400 l स्क्वायर। तो मेरा लेंथ जो है, अच्छा लेंथ हमसे पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को दे दिया कितना, इज कहां पर है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट एन एक्सिस मिड पॉइंट इतना इज 2400 दे दिया, 2400 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया मेरे को 2400 बराबर m हमसे पूछ क्या रहा है, द लेंथ इतना, इज इतना, द लेंथ ऑफ, लेंथ हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो ml स्क्वायर बटा कितना होता है बच्चों 12, ठीक। लेंथ का वैल्यू कितना दिया है, ठीक है, तो लेंथ का वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है 4, कहाँ है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकंड, देखिए मोमेंट यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो हम लगा देंगे, कौन सा, एक सेकंड, ml स्क्वायर बटा 12 लगा देंगे, ठीक है। वैल्यू इसका दिया हुआ है कितना 2400 दिया हुआ है, ठीक 2400। अब देखिएगा मास मेरे को दे दिया है, रड का लेंथ ऑफ द लेंथ, यहाँ पर देखिए द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रड की, तो मास मेरे को दे दिया है इसका 400 ग्राम, ठीक। और मेरे से लेंथ पूछ रहा है, बस कहानी खत्म। ये 2400 है बराबर 400 इंटू एल स्क्वायर बटा 12, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 6, तो 12 से कितना हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 72, तो एल बराबर हो जाएगा √72, ठीक। जल्दबाजी में क्वेश्चन कराने से यही होता है कि थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, गलत लिखा जाता है, तो उसे कोई टेंशन नहीं लेना है, हड़बड़ी में हो जाता है ये, क्योंकि मेरे को कम टाइम में सॉल्यूशन के साथ पूरा एक्सप्लेन करके कम समय में हमको बताना होता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है मिस्टेक। अब √72, तो √72 का मेरे को वैल्यू निकाल के दिखाना है। अब बताइए √72 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा, बताइए, डायरेक्ट देखते हैं कैसे करेंगे। तो 8 का जो वैल्यू होता है, √64 का जो वैल्यू होता है वो होता है 8, और √81 का जो वैल्यू होता था 9, तो √72 का वैल्यू क्या होगा, 8 और 9 के बीच में होगा, बस। तो देखिए 8 और 9 के बीच में मेरा वैल्यू आना चाहिए, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ये वायर ऑफ लेंथ L कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है, ये वायर ऑफ लेंथ L रेजिस्टेंस 100 ओम का है, तो 100 ओम का एक मतलब वायर है, मतलब वायर है जिसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है, यानी कहने वाला L लेंथ है, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, ठीक है। इसको 10 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, तो जब 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, तो सीरीज में जब इसको डिवाइड कर दिया तो एक ओम को रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, तो 10 ओम का एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक। आगे The first 5 parts are connected in series, तो 5 जो पार्ट है उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे।
तब 10-10 ओम का 5 बार कनेक्ट कर देंगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। ठीक, आगे एंड द नेक्स्ट 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी 5 में जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, यानी कहने का मतलब क्या करेंगे, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, बेस में 10 ऊपर 5, यानी हो जाएगा 1/2, लास्ट में पलट देंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2। तो इधर तो फिर देखिए क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका कॉम्बिनेशन 5 को जब सीरीज में किया तब 50 आया, जब पैरेलल में किया तो 2 आया, फिर उन दोनों को सीरीज में करते हैं तो 50 और 2 कितना हो गया, 52, यानी इसका आंसर आ जाएगा 52 ओम। ये भी चिंदी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि होता है, क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a sin ओमेगा t इनटू फाई आई, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फाई इनिशियल इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फाई इनिशियल बोलते हैं। अब मिला लीजिए, a मतलब होता है एम्पलीट्यूड, तो देखिए a का इसको इसके साथ कंपेयर करिए तो देखिए साइन साइन ठीक a के बराबर कितना है, 5, तो मेरे पास एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा डायरेक्ट, तो एम्पलीट्यूड मेरे को आ जाएगा, ओहो एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड मेरा जो होगा वो मतलब देख सकते हैं कि 5 आएगा। ठीक, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे को, 5। ठीक, a बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो चारों में 5 दिख ही रहा होगा। ठीक, आगे फिर बोल रहा है कि ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, तो देखिए ओमेगा का वैल्यू कितना होगा बताइए जल्दी से, तो इसको कंपेयर करिए तो pt सेम तो ओमेगा बराबर कितना, ओमेगा बराबर है मेरे पास पाई। ठीक, लेकिन ओमेगा जो आपने पढ़ा हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई बाई t। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई t होता है। ठीक, तो ओमेगा बराबर है कितना, ओमेगा बराबर है t, ओमेगा बराबर कितना है, पाई है ना, पाई यहां पर लिखे थे पाई। ओमेगा का फार्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 2 पाई बाई t बराबर कितना, पाई। ठीक, पाई से पाई कट गया था, t बराबर मेरे पास आ गया 2 सेकंड, चलिए मेरा आंसर हो जाएगा पहला, यानी 5 और 2। ठीक, अच्छा ये काहे हुआ, ताकि एम्पलीट्यूड मीटर में हम लेते हैं ना हमेशा, ये मीटर में हम लेंगे। ठीक, ये सब यूनिट में खेलते हैं, तो सेंटीमीटर वाला तो हो गई है। इफ सी द वेलोसिटी भी आसान है, तो फोटोन जो होता है, एनर्जी जो होता है फोटोन का, E * a h म्यू, ये सही है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ फोटोन c के बराबर होगा, हाँ होगा, क्योंकि लाइट चलता है तो लाइट का स्पीड, लाइट थी ना फोटोन से मिलकर बना हुआ, तो जब लाइट चल रहा है c स्पीड से, तो फोटोन का स्पीड क्या होगा, c होगा। ये h म्यू i c, हाँ ये भी सही। अभी हम पढ़े थे कि मोमेंटम बराबर क्या पढ़े थे, अभी हम क्या पढ़े थे कि लैम्डा बराबर है, कुछ देर पहले पढ़े थे मोमेंटम। ठीक, यही हम पढ़े थे। ठीक, तो मोमेंटम बराबर कितना हो जाएगा, h बटा लैम्डा, मोमेंटम बराबर h बटा लैम्डा। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा ये कि c बराबर होता है म्यू इनटू लैम्डा, तो बताइए लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा c बटा म्यू। जैसे c बराबर होता है, अभी इधर एक सेकंड, क्या बोले अभी कि c बराबर होता है म्यू इनटू लैम्डा, तो लैम्डा बराबर मेरे पास हो जाएगा c बटा म्यू, तो लैम्डा के जगह रख के c बटा म्यू, तो म्यू ऊपर चला जाएगा तो h म्यू बाई c हो जाएगा, यानी कि ये भी मेरा सही है, ये सही है। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, ये बोल रहा है। हाँ, कंजर्व ही होता है, जितना एनर्जी पहले होता है उतना एनर्जी बाद में होता है। फोटोन एनर्जी लिया, इलेक्ट्रॉन को दिया, वहां पर नो एनर्जी लॉस, तो ये भी सही है, कंजर्व होता है। फोटोन पॉजिटिव, फोटोन के पास थोड़ी ना चार्ज होता है, फोटोन क्या लाइट है ना, लाइट का छोटा पार्टिकल, जिसके पास चार्ज कहां होगा, हाँ प्रोटॉन आता तो पहले बोलते हैं। तो ए बी सी डी मेरा सही है, ऑप्शन नंबर पहला। इसका देखिए तरीका तो बहुत सारा है, इजी तरीका देखिए क्या है कि जितना देखिए यहाँ पर N1 जिसमें चेंज जितना कम का होगा उसके अंदर, यानी जितना कम एनर्जी गैप होगा उसका वेवलेंथ उतना ज्यादा होगा, यानी एनर्जी गैप कम वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी गैप ज्यादा तो वेवलेंथ कम, कहानी खत्म। देख लीजिए इसका एनर्जी गैप है कम 1 का है, यानी इसका एनर्जी मैक्स होगा 656, इसका एनर्जी गैप कितना है 2 का, यानी उससे कम तो 656 से कम 486, फिर उससे ज्यादा है 3 का है तो उससे कम हो जाएगा मेरा 434, फिर ज्यादा गैप है तो सबसे कम हो जाएगा, हाँ यानी 3 4 2 1।
3 4 2 1 यानी ऑप्शन नंबर मेरा 1। आगे इसके बाद देखिए ए लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट बाय एज पर द फ्लोइंग। कुछ नहीं करना है, बस दो ऑप्शन देखिए, आंसर फटाक से यहाँ पर दिख रहा था। क्या देखना था आपको कि अब यहाँ पर बी ऑप्शन अगर लेके पहले इसी दो को देख लेना शॉर्ट शॉर्ट, तो बी अगर लेके देखते हैं तो देखिए बोल रहा कि बाय का आउटपुट क्या देगा, तो बी थोड़ी नहीं देगा, बी बाय का आउटपुट भी थोड़ी ना, बी का आउटपुट और बाय का आउटपुट सेम थोड़ी है, 0 है, ये 1 है, ये 1 है, 0 तो सेम थोड़ी है, नहीं है सेम, तो बी तो होगा नहीं। बी बार मतलब क्या हो गया, बी बार मतलब हो गया उल्टा, अपोजिट। तो देखिए बी का उल्टा बाय है कि नहीं, ये देख लीजिए, तो 0 का उल्टा 1 1 का 0 0 1, हाँ, यानी कि बी का बार बाय बराबर बी का बार हो सकता है। बी का बार मतलब बी का अपोजिट, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाही तो होगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर 2 ऐसे दिख रहा था। ये सब जल्दी क्वेश्चन ये वाला है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना ऑफ इतना मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है। मैग्नेटिक एक जो है हमारा क्या बोलते हैं, एक नीडल जो है, मतलब क्या एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक नीडल को ऐसे रख दिए हैं, इस पे क्या होता है फोर्स लगता है, जिसके कारण ये इस तरीके से वाइब्रेट करने लगता है। जिसका हमको टाइम पीरियड पूछ रहा है इतना, तो हमसे पूछा है इसका वैल्यू, ठीक। इसका आपने पढ़ा होगा कि इसका टाइम पीरियड बराबर होता है t बराबर जो होता है वो हो जाता है 2 पाई रूट आई बटा bm, ठीक। लेकिन हमको टाइम पीरियड इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया बच्चों, तो टाइम पीरियड के लिए कुछ हिंट दिया है। क्या दिया है, 20 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 5 सेकंड, ठीक। अच्छा ये बताइए कि टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे हम एक 5 झापड़ मारे 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जितना झापड़ मारा जाता है, यानी एक झापड़ मारने में जितना समय लगेगा वो मेरा कहलाता है टाइम पीरियड। तो मैंने 5 झापड़ मारा 1 सेकंड में, तो एक झापड़ मारने में कितना समय लगेगा, 1/5। सेम तरीके से इसमें करना। क्या था क्वेश्चन में मेरे को, तो क्वेश्चन में था, ठीक, क्वेश्चन में जो था वो था मेरे पास कि 20 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 5 सेकंड, यानी कि 20 ऑक्सीलेशन होने में मेरे को लग रहा है टाइम 5 सेकंड, ठीक। यानी कि 20 ऑक्सीलेशन कर रहे हैं हम 5 सेकंड में, ठीक है। तो 1 ऑक्सीलेशन करने में मेरे को टाइम लगेगा 5/20 सेकंड, यानी कितना 1/4 सेकंड, ठीक है। यानी कि मेरे को टाइम पीरियड आ गया 1/4, बस पुट कर देंगे, तो टी के जगह पर है 1/4 2, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है, इसमें नहीं दिया, तो 22/7 हम ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू है 22 इनटू रूट आई। तो करंट का वैल्यू कितना, इसमें करंट का वैल्यू दिया हुआ होगा, करंट का वैल्यू जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इतना x × 10⁻⁵। करंट नहीं, सॉरी, यहाँ पर है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास कितना है, हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर देखिए कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 × 10⁻⁻6, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.8 × 10⁻⁻6, ठीक, इनटू बी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बी का वैल्यू कितना है 0.049, यहाँ पर लिख देंगे 0.049 इनटू m। तो m का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है x × 10⁻⁵, बस मेरे को x का वैल्यू निकालना था, ठीक। इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 1/4 ये मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 22/7, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 1/16 हो जाएगा ये, इनटू ये हो जाएगा इक्वल टू 2 का स्क्वायर इनटू 20/7 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसका स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा, तो 9.8 × 10⁻⁻6 बटा 0.049, इसको लिखेंगे 49, ठीक है। और 1000 जो है नीचे इसको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻³ इनटू x इनटू 10⁻⁻5, ठीक। तो पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, ठीक। अब ये 49 से ये कट जाएगा 2 बार में,
ठीक है। और अब देखिएगा क्या होता है, ये 10 है तो ये कट जाएगा तो ये 10 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 पे पावर माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 10 पे पावर माइनस 1 यानी कट काट के मेरे को 10 बच जाएगा, ठीक। यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1/16 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, इंटू 22/7 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना, ये मेरे पास है 2 और इंटू यहाँ पर बचेगा 10, यानी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 20, ये तो हो गया 8, यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10 से बच जाएगा 10, ठीक है। अब मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, जिसमें 22/7 का वैल्यू नहीं दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ये पूछ रहा हूं, ठीक। तो इसको और सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना है 1/16, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 80 इंटू 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर गुना कर देंगे, मेरे को कितना हो जाएगा नीचे 49 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 5, 5 में हमको वैल्यू लाना, इसका वैल्यू पाई में रहने देते हैं, ठीक है, इसको पाई में रहने देते हैं क्योंकि आंसर हमको बोला पाई में लाने के लिए, इसको मैं हटा देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/16 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर इंटू 10 यानी 80, ठीक है। तो 5 स्क्वायर, तो मेरे को x का वैल्यू पूछा, तो x मेरे पास है तो x इधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 16 इंटू 80 पाई स्क्वायर, यानी 8 × 48, यानी कि x 1280 पाई स्क्वायर मेरे का आंसर आ जाएगा, यानी 1280 पाई स्क्वायर, यानी मेरा थर्ड ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है बॉब इज बिल्ड विद एन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ मींस ऑफ, तो हमने पढ़ा होगा इसका mr ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे कहानी खत्म हो जाएगा। द स्पीड बिकम्स इतना द टेंशन, ठीक है। यहाँ करने का मतलब ये है कि हम क्या किए, बॉब लिए उसको रस्सी में बांधे, इसको इस तरीके से हम घुमा देंगे। जब इसको घुमा देंगे तो क्या होगा कि जब हम घुमा रहे थे तो इसका नीचे रस्सी की ओर क्या लगेगा अंदर टेंशन लगेगा रस्सी के कारण से। बस हमको यही पूछा है कि टेंशन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले मेरा टेंशन T बराबर कितना हुआ होगा, ठीक है। तो mr ओमेगा स्क्वायर होता है mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या किया, इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा, तो अब ओमेगा की जगह पर 2 ओमेगा कर दिए तो न्यू टेंशन मेरे पास हो जाएगा, ओमेगा की जगह पर 2 ओमेगा रखने पर तो 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा 4 इंटू mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर पहले कितना था, mr ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, t के बराबर, यानी न्यू जो t आ जाएगा मेरे पास t न्यू हो जाएगा 4 इंटू t, यानी 4t हो जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये वाला भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन में था ए मेटेलिक वाल ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय यंग मॉडुलस, यही पता लेते हैं। यंग मॉडुलस मेरे को दे दिया है कितना 0.5 इंटू 10 के पावर 11, ठीक है। कोफिशिएंट मेरे को दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कितना है, अल्फा बराबर है 10 के पावर -5, ठीक। लेंथ है मेरे पास 1, एरिया जो है मेरे पास वो है 10 के पावर -3, ठीक है। हीटेड यानी डेल्टा टी का टेंपरेचर का डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा 100 डिग्री सेल्सियस आएगा विदाउट एक्सपेंशन एंड वेट, यानी कि लोहा के बाहर लिए हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से मेटल बार को इस तरीके से बीच में रख दिए हैं, तो इसको बताना है कि कितना इसको हीट करें, मैक्सिमम कितना हम इसको टेंपरेचर दें कि ताकि कितना इसको फोर्स दें ताकि ये क्या हो, देखिए यहाँ पर ये मेटल है, इसके उसको दे रहे हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको हम टेंपरेचर दे रहे हैं, तो इसको क्या करें, कितना इसको हम हीट करेंगे, यानी कितना इस पे फोर्स लगेगा, इसका जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा वो जैसे कि ये है, तो हम इसको हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स देने के कारण से ये मुड़ भी तो सकता है, तो कितना हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेस दे सकते हैं, वो मेरे से स्ट्रेस पूछा है डायरेक्ट वे में, ठीक है। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, तो स्ट्रेस बराबर आपने पढ़ा होगा कि बाय अल्फा, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा बाय अल्फा डेल्टा, ये आपने पढ़ा होगा बाय अल्फा डेल्टा की यहाँ का स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो और स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया बराबर हो गया बाई अल्फा डेल्टा टी। तो फोर्स बराबर कितना हो गया ए बाई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको मेरे को निकालना है, तो फोर्स बराबर है ए बाई अल्फा डेल्टा टी, ए बाई अल्फा डेल्टा टी। तो फोर्स बराबर हो गया ए बाई अल्फा डेल्टा टी, बस वैल्यू पुट कर देना। ए का वैल्यू कितना है, हाँ, तो एरिया का वैल्यू मेरे पास है 10 की पावर -3, ठीक है। यंग मॉडुलस मेरे पास कितना है, यंग मॉडुलस है 0.5 × 10 की पावर 11, 0.5 × 10 की पावर 11 इनटू अल्फा। तो कोएफिशिएंट कितना था ना 10 की पावर -5 है यंग मॉडुलस, 10 की पावर -5 और डेल्टा टी मेरे पास है 100, ठीक। इसको मेरे को सॉल्व करना है। ये मेरा 0.5 है, ठीक है। ये मेरे पास 10 की पावर 2 हो गया, बेस सेम, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 11 कहाँ जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 3 रूट 5, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 4, यानी कि मेरा ऑप्शन अगर देखें, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 3, ठीक। आगे ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है, पहले आपने देखा कि आइडियल सर्किट जो होता है, आइडियल जो इधर डायोड जो होता है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे इस तरीके से इसका डायोड है, जब ये जैसे है, देखिए ये जो मेरा डायोड है, ये यहाँ पे डायोड है, तो एक चीज आपने पढ़ा होगा जो डायोड होता है हमारा यहाँ पर, तो जब आगे से करंट आता है, ये डायोड क्या करता है, आइडियल डायोड इसको अपोज करता है करंट को। तो जब करंट को आने नहीं देगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, लेकिन पीछे से जाने दे देता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये मेरा बड़ा है प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से करंट जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका मुंडी आगे की तरफ है, यानी करंट को जाने नहीं देगा। जब करंट को जाने नहीं देगा तब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कभी बराबर हो पाएगा, नहीं बराबर होगा, तो ये कभी भी ब्रिज बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये देखिए, इसको देख लेते हैं पहले, ये प्लस है, ये माइनस है, तो करंट गया। अब क्योंकि इसका मुंडी आगे है, करंट इधर ही जा रहा था, करंट को जाने नहीं देगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इसका रेजिस्टेंस बराबर नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इधर देखिएगा, ये प्लस है, प्लस से करंट जा रहा, पीछे से अलाउ करेगा, करंट जाने दे देगा, हाँ। इसमें देखिए करंट जा रहा, इसमें भी पीछे तो जाने दे देगा। अब इसमें से कौन वाला बैलेंस कर सकता है, ये देखना। अब देखिए ये मेरा है 5 ओम, ये मेरा कितना है 5 ओम। अच्छा, तो यहाँ पर रेजिस्टर कितना ओम का लगाएं ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, ये मेरे से क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर डायोड लगा है, इसका रेजिस्टेंस आप कितना भी ले लीजिए, जब ये पैरेलल में है तो इसका वैल्यू 5 से छोटा ही होगा, चाहे आप डायोड का वैल्यू 10 ओम ही क्यों ना ले लें। तो जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है, तो दोनों आपने पढ़ा होगा कि दो रेजिस्टेंस को जब पैरेलली लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है उसके एग्जैक्ट वैल्यू से कम आता है, लेकिन सीरीज में भले बढ़ जाता है, लेकिन पैरेलल में कम ही होता है। तो 5 ओम से तो कम ही आएगा, और जब 5 ओम से कम आएगा तो इन दोनों का रेशियो कभी बराबर हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि 10/15 का रेशियो, और बताइए 10/5 से तो कम ही आएगा इसका वैल्यू, 5 से कम मान लीजिए 4 आया, तो बताइए इन दोनों का वैल्यू कभी बराबर हो सकता है क्या, नहीं ना, क्योंकि ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, ये वाला टर्म छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कभी भी सॉल्व नहीं होगा, यानी इसका आंसर ये क्योंकि नहीं होगा, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि नीचे है 10 और 15, तो 10/15, ठीक है। इधर है मेरा 10, इधर देखिए ये 5 है, तो ये दोनों सीरीज में, इधर कितना लेंगे तो हो जाएगा बैलेंस। तो अगर इसको 10 ले लेते हैं डायोड का वैल्यू, तो अगर ये 10 तो 10 और 5 15, तो 10/15 यानी ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये मेरा आंसर चौथा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ये तो आसान है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है F0/Fp माइनस F0/Fp, ठीक है। बच्चा ने प्लस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी F0, F0 का वैल्यू कितना है, तो F0 ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आई पीस का फोकल लेंथ कितना है 5.0, तो ऑब्जेक्ट का 140 यानी 140 बटा
5 यानी इसका आ जाएगा 2 8 यानी 28 यानी इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट इतना, तो कोई एक आयरन बार है जिसका लेंथ कितना है L। तो देखिए एक आयरन, ये आयरन बार है, इसका लेंथ L है मेरे पास, तो इसके पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होगा। जैसे अगर ये नॉर्थ ले लेते हैं, यहाँ पर साउथ ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पोल स्ट्रेंथ होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक M बराबर जो होता है वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है, M बराबर M इनटू L होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, M इनटू L हो गया, ठीक, समझ गया। आगे if it is bent middle of its length and such that two arms of an angle इतना, अब इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ के इसको ऐसा मोड़ दिए इस तरीके से, इस तरीके से इसको तोड़ दिए। तो तोड़ने के बाद क्या होगा, एंगल बना दिया इसको 60 डिग्री। तो जब इसको बीच से तोड़ देंगे, ये L के जगह पर हो जाएगा L/2, ये जो जगह L/2। अब देखिए ये दोनों साइड बराबर, ये एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर, यानी इसके अपोजिट एंगल भी बराबर। अब क्योंकि ये 60 है तो इन दोनों का एंगल जोड़ के 120 होना चाहिए, और ये दोनों एंगल क्योंकि बराबर है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। और किसी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल बराबर होता है तो यानी तीनों साइड बराबर होना चाहिए। तो अगर ये L/2 होगा तो ये भी कितना होना चाहिए, L/2 होना चाहिए। यानी इस रॉड का, यानी ये वाला दूरी इन दोनों के बीच का पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच, यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स न्यू मैग्नेट, तो जब तोड़ देंगे तो यहाँ पर का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो पहले देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, तो गैप होगा L/2। अच्छा, ये था नॉर्थ साउथ, यहाँ पर था साउथ, यहाँ पर था नॉर्थ, इधर क्या बन जाएगा, साउथ और नॉर्थ। अब इस दोनों के बीच का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, M इनटू L, इसका M इनटू L कितना है, L/2, यानी हो जाएगा ML/2। पहले था ML, अब ये ML/2, यानी कि पहले से कितना हो गया, आधा हो गया, यानी M/2 हो गया, यानी पहला ऑप्शन। इसके बाद आ रहे हैं, इसके बाद है कि एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद 210। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेगा कि करंट जब निकालते हैं इसका, द पीक करंट अगर हमको निकालना होता है तो पीक करंट का जो फॉर्मूला होता है I बराबर, ठीक है, वो होता है हमारा V 2 पाई, यहाँ पर होता है इसका फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि कांस्टेंट के कारण से जिसका फॉर्मूला हो जाता है, वो जाता है K इनटू 2 पाई इनटू FC, ठीक है, इनटू √2, ठीक है। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे को आंसर आ जाएगा। तो वोल्टेज का वैल्यू मेरे पास है 210, तो पाई का वैल्यू मेरे पास कितना है 3.14 इनटू फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो कितना है 10, नहीं, फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास है 50 इनटू C। तो C कैपेसिटेंस जो है मेरे पास वो है 10 माइक्रोफैराड का इनटू √2 यानी 1.4, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मेरे को बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ले आएंगे, तो इसका सॉल्व जब करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0.93 एम्पीयर आएगा। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू आज पाई का वैल्यू इतना है, ठीक है, वो आ जाएगा मेरे को कितना 0.93 एम्पीयर आ जाएगा, ठीक है। 2 हीटर वाला है, हीटर वाला भी आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, हीटर वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हमको बोल रहा है कि दो हीटर को पहले क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल में किए हैं, तो दोनों के पावर का हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका, अगर हमसे पूछ रहा है कि रेशियो निकाल के दिखाइए, तो देखिए जब पावर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पावर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P1 इनटू P2 बटा P1 प्लस P2, ठीक है। और अगर हम पावर को, अगर दो हीटर को अगर हम पैरेलल में कर देते हैं तो उसका जो न्यू पावर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा P1 प्लस P2, यानी उल्टा हो जाता है, पैरेलल में जुड़ जाएगा, सीरीज में फॉर्मूला लग जाएगा पैरेलल का, ठीक। अब हमको बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट सीरीज बटा पैरेलल, पावर इन सीरीज बटा पावर इन पैरेलल का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पावर इन सीरीज बटा पावर इन पैरेलल का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना होगा, तो बस वैल्यू पुट करें, यानी हमसे पूछा P1 इनटू P2 बटा P1 प्लस P2 बटा इतना, यानी P1 प्लस P2 इनटू P1 प्लस P2, बस यही हमसे बोल रहा है। P1 इनटू P2 करना है, यानी कि 1 गुना 2 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा कितना
P1 प्लस P2 वैल्यू 1 प्लस 2 तो 3 into 3 यानी कि 2:1 2/9 यानी कि मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मेरे पास ऑप्शन नंबर मेरे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, if the mass of bob is in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its अब देखिए टाइम पीरियड जो होता है हमारा सिंपल पेंडुलम का तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 √L/g। इसमें टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का उसमें मास इंडिपेंडेंट होता है यानी मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें मास को हम 3 गुना करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं पड़ने वाला। तो मास को गोली मारी आ गई एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो पहले का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये था न्यू टाइम पीरियड मेरा हो जाएगा 2 पाई आउटरी लेंथ जो है आधा कर दिए यानी L/2g कर दिए। ठीक, अब रूट L/2g तो 2 का 2 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 मतलब 1/√2 बाहर आ जाएगा और 2 पाई रूट L/g बच जाएगा। और ये क्या था, ये था पहले का टाइम पीरियड यानी हो जाएगा t बराबर t/√2 यानी √2 टाइम्स हो जाएगा यानी x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि x/2 टाइम्स हो गया है तो यानी मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। पूछ रहा है कि द प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन यानी कौन सा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं है। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। एकदम सही है क्योंकि जो एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है जितना इलेक्ट्रिक होता है उतना मैग्नेटिक में जो होता है बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो सही है एकदम। ठीक है, दे ट्रैवल विद स्पीड इक्वल ये भी सही है, ये भी हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला ये होता है दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। गलत है, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं ओरिजिनेट होता है। ये जो होता है यूनिफॉर्म स्पीड से कैसे होगा, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तब वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा और लेकिन हम क्या बोले एक्सेलरेट करना चाहिए, ये वाला गलत है। दे आर ट्रांसवर्स वेव एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnet pole. The pole is negative. तो जैसे कोई सीट है, ये मान लीजिए मेरा सीट है, कोई मैग्नेट के सामने कोई मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के सामने सीट को रखें तो कब फोर्स लगाना पड़ेगा, ये बोल रहा है होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। यस, अगर मान लीजिए सीट है, ठीक है, ये सीट है, ये मैग्नेटिक है, कोई भी जैसे फेरोमैग्नेट ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, चाहे स्टील ले लीजिए, यहाँ पर मैग्नेट है, मैग्नेट रखें और स्टील को ला के रख देते हैं चाहे कोई भी, ये इसको खींचेगा ना, ये इस तरफ आएगा ना, तो इसको यहाँ पर रोकने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि खींचा जाएगा तो इसको रोकने के लिए हमको यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये फोर्स इज होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। हाँ, तो फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। यस, करेक्ट। होल्ड द सीट इफ देयर इज नॉन मैग्नेटिक। अब लकड़ी रहेगा तो लकड़ी को थोड़ी ना खींचेगा, तो नॉन मैग्नेटिक नहीं होगा। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग रहेगा तो क्या होगा, इसके चारों ओर इसके अंदर जैसे देखिए अगर कोई मान लीजिए कंडक्टर है, सेम चीज होगा। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को लाते हैं तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, ये भी मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं, यानी अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। तो जब किसी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के सामने लाएंगे तो इस पे भी फोर्स लगेगा, यानी ये भी खींचना चाहेगा, तो इसको रोकने के लिए इसको आपको क्या हो रहा है कि ये फोर्स इज नीडेड टू मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी इसको खींचना चाहेगा तो इसको हमको धकेलने के लिए इस पे हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी सी ऑप्शन जो होगा। और नॉन कंडक्टिंग में तो होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और सी। ठीक, आगे ये मेरे को दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दे दिया है, तुमसे बोल रहा कौन वाला सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर स्लोप तो देखिएगा क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका स्लोप जो है, ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्लोप क्या है, ढलाव क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर स्लोप 0 है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या हुआ होगा, 0। ठीक है, तो बीच में एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ होगा। यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है यानी स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी यहाँ पर नेगेटिव हुआ होगा, यहाँ पर +0 माइनस। तो देखिए इसमें +0 माइनस कौन है,
प्लस तो है, जीरो तो नहीं है, ये नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, ये प्लस जीरो माइनस तो दिख नहीं रहा, ये प्लस ऊपर प्लस, ये बीच में जीरो है और फिर माइनस है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर 2 है। पैरेलल कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग है बाय आई करंट इन द सर्किट इतना गैप कितना। हाँ, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक, तो जब हम इसमें वोल्टेज के क्रॉस देते हैं तो क्या होने लगता है, इसके अंदर करंट इंड्यूस होने लगता है, जो कि हम इसको बोलते थे, ये मतलब फेक करंट होता है, ठीक है, फेक करंट इसको बोलते हैं, सीडो करंट इसको बोलते हैं। तो ये जो करंट यहाँ पर प्लस क्यू, मतलब यहाँ पर अगर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस क्यू हो जाता था और माइनस क्यू हो जाता था, और इसके अंदर एक सीडो करंट प्रोड्यूस होने लगता था, यानी फेक करंट प्रोड्यूस होने लगता था, जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे होता था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट और मैग्नीट्यूड इक्वल टू इतना इक्वल टू आई क्लोज इन डायरेक्शन अपोजिट टू नो, डिस्प्लेसमेंट करंट और मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई क्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही होगा। ठीक है, ये तो मेरा हो गया। आगे अब इसके बाद देख लेते हैं, एक चीज और है, ये लास्ट है हमारा, ठीक है। अब देखिए फोर्स डिफाइंड, फोर्स बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी स्क्वायर, तो क्या हो रहा है, फोर्स बराबर है अल्फा टी स्क्वायर, फोर्स बराबर है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ये मेरे को बोला है और पार्टिकल इतना इतना, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, तो अल्फा बीटा मेरे को बोल दिया कि कांस्टेंट है, तो कौन सा फैक्टर जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा, इसमें से हमको चेक करना है, ठीक है। पहले देख लीजिए, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स हमारा इतना प्लस इतना है, तो हमेशा देखिए दो क्वांटिटी, देखिए ये दोनों जुट रहा है, ये क्वांटिटी जुट के फोर्स बना रहा है, हम बोल रहे हैं इतना प्लस इतना बराबर 4 केला, 2 प्लस समथिंग बराबर 4 केला, यानी जब जोड़ेंगे तब सेम क्वांटिटी को जब जोड़ते हैं तभी हमको सेम क्वांटिटी मिलता है, यानी 2 आलू प्लस 2 आम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन 2 आलू प्लस 2 आम, 2 आलू करेंगे तो 2 आलू प्लस 2 आलू 4, यानी सेम क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ के फोर्स आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका भी इसका दोनों का यूनिट क्या रहा होगा, फोर्स ही रहा होगा, यही, यानी ये भी फोर्स रहा होगा, ये भी फोर्स रहा होगा, यानी अल्फा टी स्क्वायर, फोर्स का आपने पढ़ा हुआ डायमेंशन की mnt - 2 होता है, ठीक है, तो अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन mnt - 2 होना चाहिए, और बीटा टी का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, mnt - 2 होना चाहिए, ठीक। अब तो अल्फा का डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो mnt - 2 बटा टी स्क्वायर, यानी mnt - 4 हो जाएगा। बीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा, mnt - 3। अब हमसे क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा रिलेशन लगेगा बच्चों, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन लगेगा अल्फा टी बटा बी, तो अल्फा टी बटा बी लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक कर लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास है इतना, तो अल्फा टी बटा बी लगना चाहिए कि नहीं, तो अल्फा, इसको बस ऑप्शन में वैल्यू पुट करना, देखना कौन सा यूनिट लेस होगा। तो अल्फा है mnt - 4 इनटू टी का वैल्यू टी रखेंगे बटा बीटा कितना है mnt - 3, तो ये टी से गुना करेंगे तो टी माइनस हो जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, यानी डायमेंशन इतना, तो यानी पहला ऑप्शन मेरा हो जाएगा। इसी तरीके से चेक करेगा, तीनों का नहीं आएगा, ठीक है। जैसे दूसरा का चेक करके देख लीजिए, अल्फा बीटा टी है, तो अल्फा बीटा टी है, तो इस अल्फा इनटू बीटा करिएगा तो m स्क्वायर l स्क्वायर टी की पावर -7 आ जाएगा, जो कि डायमेंशन इसका दिखा रहा है, लेकिन इसमें कट के 1 आ गया, इसलिए क्या बोल रहा है, if the plates of parallel capacitor connected to it are moved to close together, क्लोज कर दिया। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पैरेलल कैपेसिटर को क्लोज कर दिया उसके प्लेट्स को, तो क्या होगा, उसके अंदर का जो इधर देखिएगा कैपेसिटेंस जो होता है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, जब प्लेट्स को नजदीक करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। फिर जब कैपेसिटेंस बढ़ जाता है तो उसका चार्ज भी बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन डिक्रीज, नहीं एनर्जी भी बढ़ता है, लेकिन एनर्जी बोला डिक्रीज कर रहा था, नो ये गलत है। देख लेते हैं तीसरा है, द रेशियो ऑफ, तो सी बराबर होता है हमारे पास q/v, तो देखिएगा द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन द सेम, द चार्ज टू इट्स पोटेंशियल, तो बताइए q/v सेम रहेगा या नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो q/v तो सेम थोड़ी ना लगता है, तो गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, चार्ज एंड वोल्टेज जो है इंक्रीजेस, देखिए अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और वोल्टेज बोल रहा है कि इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, तो देखिए क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो बताइए
Q बराबर क्या हो सकता है, Q इंटू V बोला कि Q इंटू V बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो Q इंटू V भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी मेरा ऑप्शन नंबर ई, देन हो जाएगा ACE, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। 49 नंबर बोल रहा है, कुछ नहीं है, आपने पढ़ा हुआ फार्मूला केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, कि Pv बराबर होता है, Pv बराबर होता है nRT, Pv बराबर होता है nRT। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं Pv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, हमसे प्रेशर के बारे में पूछा था, प्रेशर बराबर हो जाएगा T बटा V। ठीक है, अच्छा तो बोला कि T और V का रेशियो, तो देखिए P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T बटा V का, तो बताइए इसका स्लोप क्या देगा। तो P1 जैसे दो को तीन को हमारे पास है P1 P2 और P3, तो जिसका स्लोप बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, इन तीनों में से T बटा V का किसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप क्या रहा है, ज्यादा, इसका कम, इसका कम, यानी P1 का स्लोप ज्यादा। तो P1 का स्लोप ज्यादा यानी क्यों, क्योंकि T बटा V ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा स्लोप उसका वैल्यू ज्यादा, तो P1 का वैल्यू ज्यादा होगा, P2 का कम। ये तो ऐसे ही दिख रहा था, ये वाला है, ये क्वेश्चन ठीक है। क्या बोल रहा था कि the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface, ठीक है, from the surface of earth m and radius r in a circular orbit at altitude इतना, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या बोल रहा है, ये धरती है, सेंटर से इसका रेडियस r होगा, तो हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च करने में कितना एनर्जी चाहिए मिनिमम। तो देखिए पहले यहाँ पर टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं और यहाँ पर का टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, दोनों को घटा देंगे निकल जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ की एनर्जी निकल गया 10 जूल, यहाँ का निकल गया 50 जूल, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में 40 जूल लगा होगा, बस इस दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पर का निकाली टोटल एनर्जी, सरफेस पर का टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि ये यहाँ पर रुका हुआ है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, G m बटा R। ठीक है, G m बटा R। आगे R का वैल्यू यहाँ पर कितना है, R, तो यहाँ लिखने देते हैं हम G m बटा R आने देते हैं। ठीक है, स्मॉल m ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया मेरा। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर का टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी जब इसको उठा के 2r ऊपर लेके गए, तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है द मिनिमम एनर्जी इतना इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अल्टीट्यूड 2r, यानी 2r ऊपर लेके गए, तो इसका टोटल एनर्जी बताइए तो क्या होगा। यहाँ पर का टोटल एनर्जी की बात करें, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर का कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो जाता है, P/2 हो जाता है। यहाँ पर का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, G बटा R, तो R मेरा कितना है 2r, और R कितना हो जाएगा 3r, इसका आधा कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, G बटा 6r। ठीक है, यहाँ पर का पोटेंशियल हो गया मेरे पास G बटा 6r, यहाँ पर का पोटेंशियल सरफेस पर का पोटेंशियल मेरे पास हो गया G बटा 12। ठीक है, G बटा R, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो G बटा R माइनस कितना हो जाएगा, G बटा 6r, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6r, ऊपर हो जाएगा 6 माइनस G तो हो जाएगा मेरे पास 5 बटा 6r, यानी मेरे का ऑप्शन हो जाएगा 5 बटा 5G बटा 6r। ठीक है आंसर। ठीक, यही था हमारा सॉल्यूशन। तो आप एक बार मिला लीजिएगा सब चीज, क्या कहाँ पर दिक्कत हुआ है। ठीक है, riding a bike,